हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है आपके दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, हार्ट बीट आपकी बहुत ज़्यादा तेज हो रही होगी और ओबियसली ऐसे टाइम में और ऐसे क्रूशियल टाइम में आपको एक इम्पोर्टेंट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। या गाइडेंस से ज़्यादा मैं बोलूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आपको एक टीचर जिसके साथ आप कनेक्टिविटी फील करते हैं उसकी आवाज सुनने का भी आपका इतना मन करता है कि कम से कम हमको सर की आवाज सुनने को मिल जाए, वही हमें एक मोटिवेट करके चली जाएगी। और ऐसा जनरली होता है, जब हम भी स्टूडेंट होते थे तो अगर हम अपने टीचर से बात कर लें तो हमें आधा हमारा प्रेशर रिलीज हो जाता था। तो एग्जाम का प्रेशर डेफिनेटली आप लोगों के साथ अभी मेंटेन रह रहा होगा। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए और फाइनल एक आप अपने प्रिपरेशन को सेफ दे सकें, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर आया हूं। तो ये सेशन जस्ट 10 to 15 मिनट्स का रहने वाला है, लेकिन ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको पूरा का पूरा सेशन को आप A to Z देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पर आप जो मिस्टेक कर सकते हैं वो मिस्टेक्स आपकी अवॉइड हो जाएंगी और फाइनली आप एग्जाम में गुड शेप में आप मार्क्स लेकर आ पाएंगे। इसलिए ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा होगा कि लास्ट वीक स्ट्रेटेजी, तो आपको लग रहा होगा कि सर लास्ट वीक तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, कि जैसे कि हमारा चैनल ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, अदरवाइज मैकेनिकल सिविल वाला भी कोई बच्चा अगर देख रहा होता है तो उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं बात करूं कि जिसका फर्स्ट ऑफ द फरवरी वीक में जिसका गेट एग्जामिनेशन है, उनके लिए मैं बोल सकता हूं कि ये लास्ट वीक स्ट्रेटेजी है। लेकिन जैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात करूं जिनका 15 ऑफ फरवरी को एग्जामिनेशन है, तो ये इस सेशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं लास्ट के 5 और 7 डेज में जो आपका एग्जाम आने वाला हो, मतलब 10 ऑफ फरवरी के आसपास आप इसको एक तरीके से एक बार और देख सकते हैं। ईसी वाले जिनका मतलब सेकेंड वीक या सेकेंड वीक में आपका एग्जामिनेशन है, मतलब ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं यहां पर आपका कि लास्ट वीक स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आपकी और क्या क्या मेरी टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना बेटा, वो सबसे पहला पॉइंट ये आता है आपको कि आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है रीडिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। लास्ट मोमेंट में देखो क्या होता है ना, जब हम भी स्टूडेंट्स थे और हम भी एग्जामिनेशन देते थे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो कहीं ना कहीं देखो एक अच्छा जो बच्चा होता है ना, उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कहीं यहां से क्वेश्चन आ गया, तो कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, तो उसके माइंड में एट लास्ट मोमेंट हमेशा, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम ही क्यों ना हो, उसमें हमेशा ये डाउट बना रहता है कहीं यहां से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। और इस चक्कर में वो हमेशा न्यू एंड न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ता जाता है। अब आप एक चीज प्रैक्टिकली सोचें कि देखो कॉन्सेप्ट कभी भी एंड नहीं होने वाले, क्योंकि आप एक ऐसी फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में, जिसका कभी भी है ना कंप्लीट हो पाना मतलब ना पॉसिबल ही नहीं है। तो ओबियसली आप कभी भी नहीं मान सकते कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट हैं। इवन टीचर आर आल्सो नॉट कंप्लीट, है ना। तो जब हम खुद कंप्लीट नहीं है तो मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट कैसे अपने आप को कंप्लीट कर सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो डेफिनेटली इस केस में आपको अपने आप को बांध के रखना है और ये सोचना है कि भैया अब मुझे नया नहीं पढ़ना है, मैंने पूरी साल जितना पढ़ा है वो मोर देन सफिशियंट है, मुझे अननेसेसरली अपने दिमाग पे बर्डन नहीं लेना है। और आप खुद सोचो क्या प्रोबेबिलिटी है वो नए कॉन्सेप्ट की कि वो आपके एग्जाम में आ जाए, और अगर वो आ भी गया मान लो, तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप लास्ट मोमेंट पढ़ के उसको बहुत अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे। उसके डिसएडवांटेज ज्यादा हो जाएंगे। आपको हो सकता है कि उसके चक्कर में आप अपना मनोबल खो बैठे, हो सकता है कि उसके चक्कर में आप होपलेस हो जाएं अगर क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, या हो सकता है आपको जितना आता हो उसमें से कई चीजें आपकी क्या होने लगे, ओवरलैप करने लग जाएं और आप कंफ्यूजिंग स्टेट में चले जाएं। तो अवॉइड करना है आपको बेटा न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ने से, अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं अभी उसके लिए। अगर मैं ईसी की बात करूंगा तो थोड़ा लौट के आऊंगा मैं, जिनका सेकंड मतलब वीक बोल सकता हूं फरवरी का, या मैं बोल दूं 15 ऑफ फरवरी के आसपास जिनका गेट एग्जामिनेशन है 14 एंड 15 को, उनके लिए मैं अभी आऊंगा आगे, उनके लिए फिर डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन 10 ऑफ फरवरी के बाद वो भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, सेम पैटर्न को। ये स्पेसिफिकली फर्स्ट और सेकंड फरवरी को जिनके एग्जामिनेशन है उनके लिए, ठीक है। सेकंड के लिए बात करूं तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि बाकी एग्जामिनेशन की मुझे डेट रिमेंबर नहीं है, मुझे इलेक्ट्रिकल और ईसी वालों की याद है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि आप अभी क्या कर सकते हैं कि सर लास्ट 5-6 डेज हैं, तो इसमें मैं करूं क्या, क्योंकि मुझे कुछ तो कुछ करना पड़ेगा और इंसान खाली बैठना पसंद करता नहीं है, और स्पेसिफिकली एग्जाम आ गया तो फिर डेफिनेटली मन में कुछ ना कुछ आएगा, क्या करूं। तो आप ये करो, आप रिवाइज इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज एंड फैक्ट्स एंड पॉइंट्स वेयर यू जनरली डू मिस्टेक्स। ओके, आपको क्या करना है, आप जो भी रिवीजन कर रहे हैं वो तो आप करेंगे ही,
along with that आपको क्या ध्यान रखना है कि नया तो पढ़ना नहीं है मुझे, लेकिन सर मैं क्या करूं, नया कैसे समझूं मैं, कि नए का मतलब मेरा ये है कि आप नया मत पढ़ो, लेकिन आपने जहां जहां मिस्टेक की है टेस्ट सीरीज के दौरान आपने जहां जहां मिस्टेक की थी और पढ़ते समय पीवाईक्यू लगाते समय आपने जहां जहां मिस्टेक की थी, जिनको आपने इंपोर्टेंट मार्क करके रखा था, या टेस्ट सीरीज के टाइम पर आपने एक कॉपी बनाई जिसमें आपने लिखे जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, जो फॉर्मूलाज आप अटक रहे थे या मिस्टेक कर रहे थे, उन सब पॉइंट्स को, फॉर्मूलाज को याद कर लो, या वो कॉन्सेप्ट जहां पर आप जनरली मिस्टेक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, उस पॉइंट्स को आप देख लें, किसी भी सब्जेक्ट्स में हो तो इन पर फोकस करेंगे आप, तो ऑब्वियसली अगर उससे रिलेटेड सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप वहां पर वो दोबारा मिस्टेक नहीं करेंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए आपको वो पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट अगर मैं आगे चलूं तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप लिखते चले जाइए और इनको बिल्कुल बिल्कुल मतलब आप इनको लास्ट मोमेंट पर इनको ओबे करें, आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है, और इसके अलावा मैं बहुत और भी चीजें बताऊंगा इस सेशन में, जो इसके अलावा टेक गुड स्लीप एंड मेंटेन योर बॉडी क्लॉक अकॉर्डिंग टू एग्जाम टाइमिंग। ये मैं ऑलरेडी पहले आपको एड्रेस कर चुका हूं अगर आपने मेरे सेशन देखे होंगे, बाकी मैं अभी बता दूं आपको। तो आपको क्या करना है, स्लीप बहुत गुड लेनी है। अगर आप देखो स्लीपिंग के साथ कंप्रोमाइज करोगे अपनी, तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं हो पाएगा, और ये जनरली होता है कि जब आपने स्लीप नहीं ली होती, ऑब्वियसली स्टूडेंट तो छोड़ो यार, टीचर्स की बात करूं मैं खुद की, तो जब हम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्लास ले रहे होते हैं और अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पा रही, जितना हमने अपनी बॉडी से काम कराया है उतना स्लीप नहीं ली, तो कई बार दिमाग काम नहीं करता है। और ओबियसली आपने अभी बीच में सेशंस में मैं देखा होगा, जब मैंने बहुत लॉन्ग सेशंस चल गए थे, मेरे 12-12 घंटे क्लास ले रहा था पर डे, तो डेफिनेटली लास्ट मोमेंट पर रात में मेरे को कई चीज़ें क्लिक नहीं करती थी, मैं ऐसे सिर पकड़ता था कई बार कि अरे यार बहुत ओवरबर्डन हो गए। सेम वे में यार एक स्टूडेंट के बारे में बात करें हम, तो अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे और आपको ओवरबर्डन कर देंगे अपने आप को पढ़ाई में एंगेज करते करते, तो ओबियसली आपका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं हो पाए, क्योंकि ये गेट एग्जामिनेशन एक टेक्निकल एग्जामिनेशन है, यहाँ पर रटने से ज्यादा आपका ब्रेन का एक्टिव होना जरूरी है। अगर आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है, ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड नहीं है कि आपका नाम क्या है या भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसका आंसर बस केवल वही है ना। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है यहाँ पर ब्रेन का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो इसमें वो स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी जिसमें लोग बोलते हैं कि हम पर डे 18 घंटे पढ़ते थे, ये वो एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पर ब्रेन का फंक्शन बहुत ज्यादा है, रटना कम है, आपका ब्रेन का यूटिलाइजेशन ज्यादा करना है, तो आपको स्लीप बहुत प्रॉपर करना है। साथ ही साथ देखो यार, ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो आपका एग्जाम का टाइमिंग है, एग्जाम के जो आवर्स हैं, उन आवर्स में आपको स्लीपिंग नहीं करना है, सो दैट जब आप एग्जाम के ड्यूरिंग उस पीरियड में आप अगर एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम पर आपका ब्रेन प्रॉपरली एक्टिव हो। तो आप मेक श्योर करें कि आप उन 3 घंटे में जिसमें आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आप टेस्ट पेपर दें या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आपने टेस्ट देना आप बंद कर दिए और अब लास्ट मोमेंट पर मत दो, बेटर है आपके लास्ट 4-5 डेज में कोई अपने आप की टेस्टिंग मत करो। डोंट टेस्ट योरसेल्फ, जस्ट टेस्ट इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम इज योर फाइनल टेस्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीवाईक्यूज जो आपको ऑलरेडी आते हैं ना, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा, और आपका कैलकुलेशंस वाली जो भी एरर है वो नहीं रहेंगी, क्योंकि एक प्रैक्टिस में रहना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप एक म्यूजिशियन क्यों ना हो, है ना, आप एक सिंगर क्यों ना हो, अगर आपको फाइनल आपको परफॉर्मेंस करने जाना तो आप उससे पहले प्रैक्टिस या रियाज करके जाते हैं, उसको रियाज बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में। या आप तबला वादक हैं तो आप प्रैक्टिस करके रियाज करके जाएंगे। सेम वे में आपको रियाज इस टाइप से करना है कि आप अपने को जो चीज़ कंफर्ट लगती है ना उसको थोड़ा प्रैक्टिस करें, सो दैट आपको अपने आप में एक अच्छा बेटर फील हो, और आपकी मतलब पेन पर आपकी जो चलती है कॉपी पर पेन, तो उसकी भी मतलब आपकी स्पीड बनी रहे, ठीक है। तो ये आपको करना है लास्ट मोमेंट पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके ब्रेन को बहुत प्रॉपरली मतलब सूथिंग लगने वाली है। अब मैं वही बातें यहाँ पर अभी करने वाला हूँ। देखो, यू हैव डन योर बेस्ट, है ना, ऑलरेडी। अब देखो कई बार आपको लग रहा होगा सर मेरा कैसा एग्जाम की रिजल्ट आएगा, मुझे सर डर लग रहा है ना। और तो ये एक स्वाभाविक सी घटना है और हर किसी के साथ होती है ना। कोई भी जाए एग्जाम से, हर किसी को डर लगता है, बहुत डिफिकल्ट बात होती है एग्जाम, है ना। बट आप अपना बेस्ट कर चुके हैं बेटा। अब आप लास्ट मोमेंट पे आप सोच रहे हैं कि मैं 5 डेज या 6 डेज में कुछ बड़ा अचीव कर दूं या मैं अपने पूरे मार्क्स को ड्रास्टिकली चेंज कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने अपना बेस्ट कर दिया है, आप अपने आप में विश्वास रखें। जो बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है, आप अपनी प्रिपरेशन पर विश्वास रखें। आपने जो भी नोट्स फॉलो किए हैं, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है, आप विश्वास कीजिए आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, और आपने वो जितना भी पढ़ा है वो आपका एग्जाम में यूटिलाइजेशन होने वाला है, और आप उसके बेस पर अच्छा परफॉर्म करने वाले। बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाइए, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि बस जस्ट पॉजिटिव मतलब हाँ हाँ हाँ,
पॉजिटिव का मतलब होता है, उसको पहले समझे कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग में डिफरेंस क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है, मतलब जिस टाइप से बिल्कुल एकदम परम सत्ता है इस दुनिया का, उसको एक्सेप्ट करना कि भाई एग्जाम ही तो है यार, इससे कोई बड़ी चीज नहीं है। एक एग्जाम का रिजल्ट आपका कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकता है ना। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, ये ब्रह्मांड का ट्रूथ है भाई। सब चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, एक एग्जाम कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि एग्जाम में किसी इंसान की बहुत बेहतरीन रैंक आए और रैंक आने के बाद पता पड़ा वो इस दुनिया में ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। और ऐसा एक केस हुआ था, शायद मैं रिकॉल करके आप लोगों को बता सकूं सो दैट आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप लोग पर्सनली तो मुझसे अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू ही आप समझ लो कि मैं आपसे पर्सनली बात कर रहा हूं आपको, है ना। तो आप समझे, देखो एक बंदा था जिसका शायद अच्छे खासे अधिकारी पोस्ट पर उसकी हुई थी, शायद मतलब साउथ में पोस्टिंग, ठीक है, शायद आईपीएस या कोई अधिकारी पोस्ट पर था, जितना मुझे अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ, पुरानी घटना है। और उसका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी, उसी दिन उसकी, है ना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिस गाड़ी से वो जा रहा था, है ना। शायद ज्वाइनिंग हो गई थी, आई थिंक फर्स्ट डे था उसका, और उसी दिन एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। अब देखो, उसने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करने के बाद उसने वो अचीव भी किया, जो भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा निकाल के उसने वो पोजीशन हासिल की, एंड फाइनली वो उस चीज को हासिल तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उस चीज के साथ रह नहीं पाया। तो देखो, लाइफ हमेशा अनप्रेडिक्टेबल, तो आप इतना क्यों सोचना कि एक एग्जाम के रिजल्ट हमारा लाइफ चेंज कर देगा। नहीं, आपने अपना कर्म किया, आपका काम था कि 1 साल मुझे मेहनत करनी है, 2 साल मुझे मेहनत करनी है, आपने वो अपना कर्म किया और पूरी ऑनेस्टी से किया आपने। अब उसके बाद रिजल्ट वगैरह के बारे में आपका सोचने का काम नहीं है, आपको बस एग्जाम राइट करना है बहुत प्रॉपरली। आप जितना अपना मैक्सिमम एफर्ट दे सकते हैं वो बेस्ट है। कोई भी रैंकर आपसे बेटर नहीं है और कोई भी आपसे बेकार नहीं है। जिसकी रैंक आपसे कम आने वाली है वो आपसे बेकार नहीं है, जिसकी रैंक आपसे अच्छी आने वाली है वो आपसे अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, क्योंकि कोई भी एक एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि एग्जाम का एक जो क्राइटेरिया है, जो क्वेश्चंस हैं, वो किसी एक के लिए फेवरेबल हो सकते हैं, बिकॉज शायद किसी ने वो टॉपिक बहुत बेहतरीन से पढ़ा हो, आपने शायद नहीं पढ़ा हो, आपने टाइम जरूर ज्यादा दिया हो, क्या पता आपने हार्ड वर्क भी ज्यादा किया हो, आप इंटेलिजेंट भी ज्यादा हो, बट फिर भी आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई। तो एक एग्जामिनेशन की रैंक या रिजल्ट आपकी इंटेलिजेंसी को डिसाइड नहीं कर सकता है। और इसका एक ग्रेट एग्जांपल है आपके लिए, मान लो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। अगर उनकी आप रैंक्स की बात करें या उनकी आप सोचें कि कितनी रैंक थी किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, तो शायद आप रिकॉल ना कर पाए, बट उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो आपके पास बहुत सारी बातें उनके बारे में पता होंगी, उनके अच्छे अच्छे थॉट्स पता होंगे आपको, उनकी पोजीशंस क्या आती है हमारी कंट्री में, है ना, किस किस पोजीशन पर रह चुके हैं, वो आपको सब पता होगा। तो देखो, यही चीजें होती हैं जो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आप फाइनली एक एग्जाम के थ्रू ही कुछ नहीं बनने वाले। आपके पास बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं लाइफ में, तो आपको बिल्कुल एकदम फियर नहीं रखना है, ठीक है। तो बी फियरलेस का मतलब ये है कि आपको बस फियरलेस रहना हमेशा लाइफ में। और ये तो मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोलता हूं, ये तो मेरा कोट रहता है, बी फियरलेस। लाइफ की कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी क्यों ना हो, बी फियरलेस। आपको फियरलेस रहना है, बिल्कुल फियरलेस रहना है। और आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कीजिए, मुझे बात कीजिए भाई। मैं लास्ट के फ्यू डेज में जनरली मैं इंगेज नहीं रखता हूं अपने आप को क्लासेस वगैरह में, इसीलिए नहीं रखता हूं जनरली, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को अगर जब भी नीड है मेरी आवाज सुनने की, बात करने की मुझसे, तो वो मैं उसके लिए टाइम निकाल सकूं। ओके, ओबियसली मैं कुछ पर्सनल लेवल पर अपना इंगेज हूं, एक हॉस्पिटल में बार बार जाना होता है मुझे और दिन भर मैं वहीं पर इंगेज हूं, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं कई बच्चों को बहुत लेट रिस्पॉन्ड कर पा रहा हूं अभी, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल कनेक्ट कीजिए, ठीक है, बिल्कुल एकदम बेझिझक होके, ठीक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, स्टे हेल्दी, अवॉइड ईटिंग आउटसाइड फूड। ठीक है, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी पर डिपेंड करती है। अगर आप पहले से परेशान है, आपको जुकाम है, सर्दी है, बुखार है, तो आप डेफिनेटली परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, राइट। और अवॉइड ईटिंग आउटसाइड फूड का मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा हॉस्टल में बाहर रह रहा है तो बाहर का खाना खाना ही बंद कर दे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। कमिश्नर ने बोला है कि अवॉइड ईटिंग आउटसाइड फूड, इसका मतलब ये है केवल अननेसेसरी यूजलेस, मतलब आपको फूड नहीं खाना है कि आप खा रहे हो, पता पड़ा चलो आज पिज्जा खाते हैं। मतलब मेरा कहना है कि आप हेल्दी फूड खाएं, है ना। अगर आप बाहर के खाने पर भी डिपेंडेंट है तो हेल्दी फूड की तरफ जाएंगे, नहीं कि मैं पानी पूरी पीऊंगा, हो सकता है उससे आप शायद आपको डाइजेशन प्रॉब्लम एट मोमेंट हो जाए और फिर उसके बाद आप एग्जाम में परेशान हो रहे हैं। तो दैट इज द रीजन, है ना, कि आपको इस टाइप से थोड़ा केयरफुल हो जाना है कि हमको कुछ सिलेक्टिव चीजें खानी है अभी, थोड़ा ध्यान रख के, फिर एग्जाम के बाद जो भी खाना है बिल्कुल प्रॉपरली खाना, मस्त आराम से, है ना, मुझे भी खिलाना, ठीक है। यू हैव नथिंग टू लूज, इसका क्या मतलब है भाई। देखो आप समझो,
कि आपको लगता है कि अगर मेरा एग्जाम में नहीं हुआ, ऐसा थॉट आता है बहुत सारे बच्चों के साथ, तो आपके माइंड में आएगा कि मैं तो सब कुछ खो दूंगा, है ना, मेरे पास तो कुछ बचे ही नहीं है। बेटा यू हैव नथिंग टू लूज, आप कभी कुछ खो ही नहीं सकते, क्योंकि इस एग्जाम में जो बच्चे बैठ रहे हैं ना, वो जनरली या तो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है, या वो मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं। तो आप सोचो ना, आप खोगे क्या यार, आप तो पहले से खो के बैठे हो बहुत सारी चीजें, आपके पास है क्या खोने को, आपके पास सब कुछ पाने को। ये आप अगर इस एग्जाम में अपियर होते हैं, आप डेफिनेटली एक नॉलेज गेन करेंगे। आप अगर अच्छा स्कोर करके पीएसयूज मिल जाएगा, आपको आईआईटीज मिल जाएगा, आपको थोड़ा लोअर किया एनआईटीज मिलेगा, थोड़ा लोअर किया आप ट्रिपल आईटी स्टेट गवर्नमेंट में जाके आप एमटेक कर रहे होंगे, चलो ठीक है, वो आपकी चॉइस नहीं हो सकती है। आप डेफिनेटली आप एक कॉन्सेप्चुअली और आप टेक्निकली स्ट्रांग होंगे, आप इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं, उसके बेस पर आपको टेक्निकल स्किल अच्छी हो जाएगी। तो आपके पास लूज करने के लिए कुछ है नहीं खोने के लिए। बेटा खोने के लिए उसके पास होता है इसके पास बहुत सारा पैसा हो, और उसके पास चैलेंज है अपने पेरेंट्स की जितनी बनाई हुई मतलब एक पोजीशन है उससे ऊपर जाना, तो डेफिनेटली वहां पर लूज होने की बहुत सारी चांसेस होती हैं। हमारे पास है ही क्या यार, हमारे पास है ही नहीं कुछ खोने के लिए, तो हमें क्यों डरना किसी चीज से। तो मैं कभी इसलिए नहीं डरता हूं, मेरे पास है क्या खोने को भाई, ले दे के वही चार चीजें। तो देखो ध्यान से समझो, जिसके पास पैसा बहुत होता है उसको डर रहता है चोरी का, कि चोरी ना हो जाए, घर में चला जाए, उसको नींद नहीं आती। अब जिसके पास पैसे ही लिमिटेड है उसको क्या डर चोरी का, चोर आके लेके भी क्या जाएगा भाई, 10 रुपए मिलेंगे घर में, 20 रुपए मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10-20 हज़ार रुपए मिलेंगे किसी घर में। तो ओबियसली सेम वे में हम एज अ स्टूडेंट अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन की, और हमारा एग्जाम की लास्ट घड़ियां चल रही हैं, तो हम खोएंगे क्या भाई, हमने तो सब कुछ पाया ही पाया है भाई, इस दुनिया में जो भी आया है आप पाओगे। और आपको जॉब वगैरह इन सब के बारे में ज्यादा परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि देखो ऐसा कोई इंसान नहीं है इसको जॉब ना मिले। अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, बहुत रेयरली होगा कि आप पाएंगे कि कोई बंदा है वो बैठा है उसके पास जॉब नहीं है। ये जनरली बहुत कम मिलता है, वो बिल्कुल ही ज्यादा प्रयास नहीं किया हो, उसने ट्राई नहीं किया हो तभी, अदरवाइज कोई ना कोई आपके रिलेटिव्स में जितने भी होंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अब आप उस कुछ ना कुछ करने को ये मत सोचना कि सर वो तो आज की डेट में भाई एक कंपनी में प्राइवेट में जॉब करता है, भाई वो जॉब है, ठीक है, मैं उन्हीं जॉब को बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल दुकान पानी पूरी के ठेले को जॉब नहीं मान रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हीं जॉब को जॉब कंसीडर कर रहा हूँ जो टेक्निकल से रिलेटेड है, या थोड़ा नॉन टेक भी है लेकिन वो कर रहा है भाई, है ना, किसी कंपनी में जाके कुछ और काम कर रहा है, मैनेजिंग वाले काम कर रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत स्किल होती है आपके पास, बस वो स्किल को आपको अंदर से जगाना। आपके पास सारी क्वालिटीज हैं, आपको 20+ वालों के तरीके से सोचना है, आप डेफिनेटली आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज, तो डरना नहीं है बिल्कुल, यू हैव नथिंग टू लूज, बी फियरलेस। ओके, आगे मैं बात करूं, देखो तो लास्ट वीक की जो स्ट्रैटेजीज है इनको समराइज कर दूं, सारे पॉइंट्स मैंने बोला कि अवॉइड रीडिंग न्यू कॉन्सेप्ट, ये मैंने पहला पॉइंट बताया, उसका रीजनिंग बताया, रिवाइज इंपोर्टेंट फैक्ट्स फॉर्मुलाज एंड पॉइंट्स, जहां पर जनरली आप मिस्टेक करते हैं उनको जनरली आप जहां मिस्टेक करते हैं उनको इंपोर्टेंटली आपको रिवाइज करना है। टेक गुड स्लीप, गुड स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने बताया आपको। यू हैव डन योर बेस्ट, आपने ऑलरेडी अपना बेस्ट किया, बिल्कुल अपने आप पर डाउट मत कीजिए कि मैंने प्रिपरेशन में कमी छोड़ दी या कुछ भी, आप पर जितना बेस्ट बन सकता था आपने अपने बेस्ट दिया। जो भी आपकी सर्कमस्टेंसेस थी, हर इंसान की सर्कमस्टेंसेस लाइफ में अलग अलग होती हैं, राइट, किसी के पास पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी, किसी के साथ ऐसा हो सकता है किसी के पेरेंट्स बहुत एजेड हैं, हो सकता है वो उनके साथ, मान लो आज की डेट में मैं बोलूं कोई कैंडिडेट ऐसा भी हो सकते हैं जो शायद अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल में हो, किसी के पेरेंट्स बीमार हो, है ना, तो सबकी सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है। किसी के साथ पेरेंट्स ही ना हो, वो अकेला मस्त आराम से बैठ के पढ़ रहा हो, लेकिन उसके चैलेंजेस अलग हो गए, है ना, फाइनेंशियल चैलेंज अदर जो हम नहीं सोच सकते वो चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। इसका मतलब ये है कि हम एग्जाम से किसी को तौल नहीं सकते, और हमें जज भी नहीं करना चाहिए एक एग्जाम और एग्जाम की रैंक से किसी भी इंसान को कि भाई ये इतना होनहार है, ये कमजोर है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि सबकी सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होती हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, यू बी फियरलेस। भाई फियरलेस तो हमेशा होना ही चाहिए, है ना, आपको बिल्कुल डरना कभी भी किसी परिस्थिति में लाइफ में नहीं डरना चाहिए, है ना। और आई होप कि भाई भगवान ऐसी कंडीशन दे कि आप हमेशा बी फियरलेस बने रहे, है ना। स्टे हेल्दी, अवॉइड आउटसाइड अननेसेसरी फूड, है ना, जंक फूड को खाना बंद कीजिए। यू हैव नथिंग टू लूज, जो मैंने बताया आपको, खोने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो क्या डरना है यार, है ना, डरना है ही नहीं है, डरना तो उसको जिसके पास बहुत कुछ है। अब बात करते हैं, देखो ये मैंने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बात की है जिनका फर्स्ट वीक में गेट एग्जामिनेशन है ना। अब बात करते हैं जैसे कि जिनका 10th ऑफ फरवरी के बाद, मतलब 14th एंड 15th को, शायद 15th को तो ईसी का एग्जामिनेशन है, मुझे नहीं पता मैकेनिकल सिविल और अदर ब्रांच के एग्जाम कब है, बट मैं इसको जनरली से बता दूं, कई बार बच्चा कनेक्ट हो जाता है उनसे, तो भैया उसको भी एक बेनिफिट मिल जाए। तो मैं बात करूं ईसी वगैरह वालों के लिए,
जिनका 15th या 14th को मतलब जिनके लिए अभी 20 डेज रिमेनिंग है, तो आप बेटा अभी क्या करते रहो, अपना रिवीजन करते रहो, रिवीजन मेंटेन रखो और साइक्लिक रिवीजन करते जाओ। जिससे आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मैं भूल रहा हूं, तो आप 10th ऑफ फरवरी तक आराम से अपना रिवीजन करते जा सकते हैं, आराम साइक्लिक। एक दिन में आज मान लो 2-3 सब्जेक्ट रिवाइज किए, फिर कल 2-3 सब्जेक्ट रिवाइज किए, फिर परसों 2 सब्जेक्ट रिवाइज किए, फिर अगेन साइक्लिक, ऐसे ऐसे कर करके मतलब बिल्कुल पलटते जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड देन, मतलब इस टाइप से साइक्लिक। मतलब जब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो चौथा रिवाइज कर रहे हो तो दूसरे को फिर से रिवाइज करने लगे, इस टाइप से आप मिक्सचर करके अपने सब्जेक्ट को कीप ऑन रिवाइजिंग बनाते रहो, सो दैट आप भूले ना। डू यू नो योर वीकनेस? तो आपको अपनी वीकनेस अगर पता है कि वीकनेस क्या है, तो मैं बता दूं सबसे बड़ी वीकनेस जो है आपकी लास्ट मोमेंट पर, वो वीकनेस है आपकी रिवाइज ना करना। तो आपको रिवाइज करना है, सबसे बड़ी वीकनेस यही होती है कि हम रिवाइज नहीं कर रहे होते और बिना रिवीजन के हम टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, बिना रिवीजन के हम चाह रहे होते हैं कि हमारा इंप्रूवमेंट हो जाए, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको रिवीजन करता रहना पड़ेगा। अगर आप इतना बड़ा पहाड़ ऊपर, इस इतना बड़ा पत्थर को अगर ऊपर स्लोप पर चढ़ाना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। सेम वे में गेट एग्जाम के पूरे सिलेबस को मिला लें हम, तो वो इतना बड़ा पत्थर जैसा हो जाता है, इसका लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। उस लोड को कम करने के लिए सबसे बड़ा तरीका है रिवीजन। जितना रिवाइज करेंगे वो लोड आपके लिए कम होता जाएगा, और जितना रिवीजन करेंगे आप, उतनी रैंक आपकी इंप्रूव होगी डेफिनेटली। क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं, आपके नोट्स ये आपके पढ़े हुए में से ही आते हैं, कोई नया नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, तो मेन मंत्र यहां पर ये है कि आपको वर्क करना है ऑन योर वीकनेस। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप लास्ट के 10-15 डेज में, अभी 20 डेज बचे हैं, और अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी दिखती है कि आपका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में कमी है, जैसे आप आज या कल में कुछ टेस्ट देते हैं, ईसी वाले बच्चे हैं ना, और टेस्ट देने का उनको लगता है कि उनकी ये वीकनेस है, तो आप पहले वीकनेस को अपनी एनालाइज करो, टेस्ट में परफॉर्म करो, वीकनेस को एनालाइज करो, एंड देन वर्क ऑन योर वीकनेस। जो भी आपकी वीकनेस है, जो ये वीक जोन है, वीक एरिया, उस पर आप काम कर सकते हैं। अभी अभी आपके पास अगर लास्ट 10-15 डेज हैं, तो आप जिन सब्जेक्ट्स जिनको आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि जिनको नहीं पढ़ा उनको पढ़ने बैठ गए, आप मत पढ़ो अननेसेसरी न्यू थिंग्स, लेकिन जो आपको आता है उसमें जो वीक जोन है आपका, उसको थोड़ा स्ट्रांग में कन्वर्ट कर लो आप, और उसको थोड़ा इंप्रूव कर लो आप, सो दैट आपकी रैंक और बेटर हो जाए, आपके मार्क्स थोड़े और बेटर हो जाए कंपेयर टू योर प्रीवियस परफॉर्मेंस, और फाइनली एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सको। मैं कुछ और पॉइंट्स ही बताऊंगा जो बच्चे प्रैक्टिकल से जिनका फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन है, उनके लिए मैं कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा यहाँ पर, आप सुनते रहना, ध्यान रखना इस सब चीजों को, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो बेटा, आप लोगों में से कई लोग हैं ना टेस्ट दे रहे होंगे, और टेस्ट देते समय अभी कई बच्चे ऐसे हो रहे होंगे, सर हमारे मार्क्स मतलब बहुत ज्यादा नहीं आ पाए। देखो, टेस्ट के थ्रू आप प्रेशर जनरेट मत करो। टेस्ट आपकी हेल्प करने के लिए, ना कि आपको परेशान करने के लिए। कोई भी टेस्ट दे रहे हो आप, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कहीं पर भी दे रहे हो, और इस टाइप की बात मैं इसलिए करता हूं कि मोस्टली बच्चे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट पेपर दे रहे होते हैं। तो होता क्या है कि बेटा, आप वो टेस्ट आपको हेल्प करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए इन द फाइनल एग्जामिनेशन। अब देखो, कई बार क्या होता है, टेस्ट पेपर बहुत प्रॉपरली सेट नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता कि पहला टेस्ट सिंपल है तो दूसरा, उसके बाद दूसरे वाले टेस्ट में पहले वाले टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हो या उस जैसे कुछ क्वेश्चन हो। गेट का पेपर जितने अभी तक बने होंगे ना इतने सालों में, उतना टेस्ट पेपर एक ही इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर में उतने वेराइटी ऑफ टेस्ट पेपर बन जाते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज आपने ले ली, और टेस्ट सीरीज में पता पड़ा फुल टेस्ट ये आपके 10 है या 15 है। आप सोचो 15 टेस्ट पेपर तो 15 साल में हो पाते हैं गेट के, है ना। तो 65 क्वेश्चंस के फुल लेंथ टेस्ट मान लो आपके 10 है किसी में, तो 10 ईयर हो गया गेट एग्जामिनेशन। तो पेपर एक बनता है गेट एग्जामिनेशन का, तो उसमें काफी क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कुछ मॉडरेट, थोड़े बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और इस टाइप का मिक्सचर आपको एक टेस्ट सीरीज में मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं पहले के कंपेरिजन में दूसरा पेपर जो होता है उसमें सारे क्वेश्चंस नए होते हैं कंपेयर टू प्रीवियस, क्योंकि टेस्ट पेपर बनाने वाले के माइंड में कहीं ना कहीं ये चलता है ये तो पहले टेस्ट में दे ही चुके हैं ये वाले क्वेश्चंस, और क्योंकि उद्देश्य वहां पर दूसरा भी होता है कि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो दैट इज द पॉइंट। इसलिए आप टेस्ट सीरीज को बहुत ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस का वो क्राइटेरिया ना माने कि उसमें हमने जो परफॉर्मेंस की है वो फाइनली रिफ्लेक्ट होने वाली है आपके एग्जामिनेशन में। ये मेरा थोड़ा हमेशा यही स्ट्रिक्टली रहता है, हर साल यही बात बोलता हूं मैं, क्योंकि उसका रीजन यही है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं उन बच्चों की कि कई बच्चों का ये प्रॉब्लम चल रहा होगा कि सर लास्ट टाइम में हमको बहुत डर लग रहा है। तो देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं। डरने से आपकी कहीं ना कहीं फाइनल परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप एग्जाम में, हड़बड़ी में आप सिली से सिली मिस्टेक करके आ जाओगे, तो उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट आपकी स्ट्रैटेजी कि सर हम पेपर को स्टार्ट कैसे करें। जैसे कुछ बच्चों से मेरी बात हुई पर्सनली, इसलिए मैं ये लेकर आया, और वो ये बहुत बड़ा ब्लंडर करने वाले थे, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं होश में लाना चाहता हूँ। जैसे बच्चों ने कुछ ने बताया कि सर हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जो मेरे स्ट्रांग सब्जेक्ट है मैं उनको पहले पिक करूंगा,
एक बच्चे का ये था, एक बच्चे का था मैं पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चंस करूंगा, तो बेटा ऐसा मत करना प्लीज। 2019 में ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स 1-2 मिस्टेक कर चुके हैं, है ना, और वो जो बच्ची थी, है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली थी। ऑफलाइन में एक स्टूडेंट थी, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली थी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ये रैंक लेकर आएगी लड़की। लेकिन जब वो एग्जाम देने गई बेचारी, तो उसने यही मिस्टेक कर दी उस टाइम पर कि उसने 2-2 नंबर के क्वेश्चंस के चक्कर में, है ना, और उसने अपनी पूरी मतलब प्रिपरेशन खराब कर दी। उसके बाद बहुत दुख हुआ उस बच्चे को, और फाइनली फिर वो 2000 नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में अच्छी रैंक लेकर आईआईटी से एमटेक करके आज फाइनली मतलब अच्छी कंपनीज में जॉब कर रही है। तो आज फाइनली बात ये आती है कि आप अगर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस को पहले पिक करते हैं तो मिस्टेक कहां हो जाती है कि आप देखो, पहली बात तो क्या है कि 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आप कर रहे होते हैं उसके चक्कर में आपका क्या होता है, कई बार मान लो क्वेश्चंस नहीं बने तो आपका मनोबल डाउन हो जाएगा कि भाई 2 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, एक माइंड में रहता है 2 नंबर के, 1 नंबर की कंपेरिजन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ना बने तो डर थोड़ा कम आता है, 2 मार्क्स का ना बने तो बोलते हैं 2 नंबर सीधे कम हो गए 100 में से, ठीक है, एक तो प्रेशर वो बनता है। दूसरा, आप 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन को सर्च कर रहे हो, या आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट जहां पर आपका कंफर्ट जोन है आप उसको सर्च कर रहे हो, तो आप टाइम खराब कर रहे हो कहीं ना कहीं। आप बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है, जो मुझे लग रही है, लास्ट मोमेंट पे आप चेंज मत करना, आपके लिए जो बेटर सेट हो गई हो ठीक है, बट जनरलाइज वे में बोलूं मैं तो सबसे बेस्ट वे है कि आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपसे ना बने, कोई दिक्कत नहीं है, आप डरो मत, मैं भी यहां पर पूरा कैलकुलेशन करके बता दूंगा आपको। तो आपके मान लो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन 6वां बन गया, 7वां बन गया, 8वां बन गया, 9वां 10वां फिर नहीं बना, तो आप सीक्वेंस चलते जाएं, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे आप छोड़ दीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने 65 क्वेश्चंस पूरे के पूरे नहीं देखे, यही 2019 में उस बच्चे ने किया था, उसने क्या हुआ, उसके साथ प्रिपरेशन बहुत अच्छी, उसके जो जोन के क्वेश्चंस थे वो बाद में आए पेपर में, और जैसे ही बाद में आए और उसके वो छूट गए, तब उसे दुख हुआ कि ये क्वेश्चंस अगर मुझे पहले दिख जाते तो मेरी रैंक बहुत अच्छी हो जाती। तो हो सकता है ना कि क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 64, 65 ये आपके डोमेन के हो, ये पांचों क्वेश्चन आपसे बन रहे हो, और आप इन अननेसेसरी चीजों के चक्कर में आप 60 क्वेश्चन तक ये अटेम्प्ट कर पाए, 5 के लिए टाइम अप हो गया, और टाइम अप के बाद आपने वो 5 क्वेश्चन नहीं देख पाए, घर पे आके देखा अरे ये 5 क्वेश्चन तो मेरे बनने थे, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के थे और पांचों मुझे आते थे, आपको दुख होगा, और शायद वो दुख आप साल भर तक ना भुला पाए। इसलिए आपको क्या करना है, पूरे सीक्वेंस से चलना है, 65 क्वेश्चन तक पहले पहुंचना है आपको कैसे भी करके, क्योंकि हो सकता है ना 61, 62, 63, 64, 65 ये पांचों क्वेश्चन बहुत सिंपल हो और आपके जोन के हो, ऐसा। इसलिए आपको सीक्वेंस से करना है, जो क्वेश्चन नहीं बनना है उसको स्किप करते जाना है तुरंत की तुरंत आपको, ठीक है। आपको लग रहा है कि मार्क करके रखना है आपको रिव्यू के लिए, बाद में देखना है उस क्वेश्चन को, तो आप उसको वो वैसा उसको यूज कीजिए आप, और जिसका आंसर आपको बन रहा है उसको टिक मार्क करते चले जाइए, और फाइनली आगे बढ़ते चले जाइए। हो सकता है आपको इस सीक्वेंस में कई बार ऐसा होगा कि लगातार 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे हो आप पे, तो आप डिमोरलाइज मत होइए, क्योंकि आप सोचो यार 65 क्वेश्चन में से अगर 25 क्वेश्चन भी आप पे नहीं बन रहे तो मार्किंग क्या होगी, आप सोचते हैं। चलो इतना बड़ा मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 65 क्वेश्चंस में से सपोज आपके 25 मैं बाहर कर दूं, तो कितने क्वेश्चन बचे, 40। सपोज आपके पास 25 ऐसे क्वेश्चंस आ गए, एक बार आ गए, बीच में 5 क्वेश्चन का एक गुच्छा नहीं बना आपसे, फिर क्वेश्चन बने 2-3, 4-5 क्वेश्चन बने, फिर एक क्वेश्चन नहीं बना, फिर 2 नहीं बने, फिर 5 का गुच्छा आ गया, अरे सर हार्ट बीट बढ़ गई। इसी को तो कंट्रोल करना है एक एग्जाम में, नर्व्स को अपनी। तो अगर आप पे 25 क्वेश्चंस नहीं भी बने और 40 बने, सपोज इस 40 में से आपके 20 क्वेश्चंस, क्योंकि हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हुए और 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हुए, तो आपने अटेम्प्ट कितना कर दिया, 40 + 20 60 मार्क्स का। और विद इन एक्यूरेसी की बात करूं मैं, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, जिस पर मैं हमेशा बोलता हूं, A great exam is all about accuracy, है ना, एक्यूरेसी के बारे में एग्जामिनेशन, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही और आपने मान लो 57 फाइनली मार्क्स लेकर आ गए, इसमें एक्यूरेसी अच्छी है, तो 57 आपके गुड मार्क्स होते हैं। आप किसी भी ब्रांच के हो, एक ऑन एन एवरेज से ऊपर वाले मार्क्स हैं ये, जिसमें आप कहीं ना कहीं सिक्योर फील कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली मैं इसी वालों के लिए बोलूं तो ये आपके सिक्योर मार्क्स हो जाते हैं। तो रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए आपको पता होंगे कि मान लो इलेक्ट्रिकल के लिए जा रहे हैं तो 65 मार्क्स आपके लिए बेटर से हो जाते हैं, 60 से 65 वाले मार्क्स। तो आप ध्यान रखें इन सब चीजों का कि आप पे अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आपको उससे डिमोरलाइज नहीं होना है एग्जाम में, आपको कीप ऑन मूविंग करते जाना है, और आपको बिल्कुल भी नर्व्स आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बनने से खुशी नहीं होना है, क्वेश्चन नहीं बनने से दुखी नहीं होना है, आपको एग्जाम देना है, एक सेम माइंड बना के रखना है बिल्कुल थ्रू आउट द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो आपके इससे मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है।
इसके बाद में अगर आपको बता दूं बेटा, तो एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पर अभी रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है। आज 27 जनवरी, आज लास्ट डे ऑफर का। फिर भी अगर आप लास्ट में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप टीम से बात कर सकते हैं। टीम का नंबर है 7089047561। आपको अगर फर्दर डिस्काउंट चाहिए और आपको थोड़ा डिले भी हो गया मान लो विद इन 1 डेज, तो वो कंसीडर कर सकते हैं। मैं अभी पहले से नहीं बोल रहा, मैंने बात भी नहीं की टीम से, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आपको लेट मान लो वीडियो देखने को मिला। वैसे आपने पहले देख लिया होगा, ठीक है। तो आपका देखो मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है आपका गेट के सारे कोर्सेज पर आपके, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं तो गेट के 2026 और 2027 के जो बैच हैं ईसी इलेक्ट्रिकल के, उस पर मैक्सिमम 30% डिस्काउंट चल रहा है। और आपके कोर्स की जो प्राइस है ना, आपको वो दिख रही होगी 2026 वाला 16,800 केवल आपकी इसकी प्राइस है ना, 1 ईयर कोर्स की आपकी। और 2 ईयर वाले कोर्स की जो 2027 वाले के लिए है वो 26,600 प्लस जीएसटी है। और अगर आप बात करें ना सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज की बेटा, तो एग्जाम दोस्त पर सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल है। 30% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। हर रिस्पेक्टिव टीचर के सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी मतलब एक एडवांटेज है एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पर आपको बेटा, क्योंकि आपको यहाँ पर है ना सब्जेक्ट वाइज चॉइस मिल जाती है हर टीचर के सब्जेक्ट्स की। जैसे आपको मान लो है ना अंकित सर से मान लो इलेक्ट्रिकल मशीन ही पढ़ना है, सपोज आपको पूरा कोर्स नहीं पढ़ना है, आपने पहले पढ़ लिया है, तो आप इलेक्ट्रिकल मशीन अकेला पढ़ सकते हैं और आप कम से कम कॉस्ट में आप इलेक्ट्रिकल मशीन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइजर एंड एनालॉग सर्किट मेरा अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। भीमा शंकर सर हैं, उनसे आपको डिजिटल पढ़ना है, नेटवर्क पढ़ना है, तो उनके कोर्सेज अवेलेबल है। आप देखो यहाँ पर पूरी लिस्ट बनी है ना। आपको देखो नीरज सर से आपको सिग्नल सिस्टम पढ़ना है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आपको वो भी अवेलेबल है। साकेत सर से आपको ईएफटी या कम्युनिकेशन पढ़ना है तो वो अवेलेबल है। तो आप देखो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। एग्जाम दोस्त पर आपको ये फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके अलावा अब मैं बात करूं कि किसी को कोई भी क्वेरीज आती है, आप लोग बिल्कुल मत डरिए एग्जाम से रिलेटेड, और आप बिल्कुल उस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बात है वो आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं जान सकता हूं, समझ सकता हूं कि एग्जाम के टाइम पर फियर फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। तो आप बिल्कुल मुझे अपना समझ के आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी मतलब बातें हैं वो मेरे से आप शेयर कर सकते हैं, परेशानियां, मैं डेफिनेटली उनकी रिस्पॉन्ड करने की एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगा, सो दैट आपका वो प्रेशर एब्जॉर्ब हो, मेरे पास ट्रांसफर हो जाए, राइट। और मैं उसमें ओबियसली मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में आपको रिप्लाई दूं। नो डाउट मैं अभी एक ऐसी जगह इंगेज हूं, ठीक है, जहां पर मैं कई बार बात कर पाने में या आपको रिप्लाई कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता हूं, डिले हो जाता है, ऐसी एक पर्सनल इमरजेंसी है। लेकिन फिर भी आप अपना मेरे को मैसेज कीजिए, मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आप बाकी स्टूडेंट्स को भी ये शेयर कीजिए, सो दैट उन लोगों के साथ कोई भी प्रॉब्लम है इस एग्जाम से रिलेटेड तो उनकी वो क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए और वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।